नमस्कार दोस्तों। आज से हम ज्योग्राफी की क्लासेस को स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस क्लासेस में हमारा मेन फोकस मेंस पर रहेगा, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट जो ऑफलाइन यहाँ मुखर्जी नगर में मुझसे मिलने आते हैं उनकी यही प्रॉब्लम है कि उनके कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है और दूसरा वो प्रीलिम्स पर ज्यादा फोकस करते हैं, मेंस पर कम कर। तो ज्योग्राफी के साथ ऐसा नहीं है। ज्योग्राफी में अगर आपका मेंस मजबूत है तो प्रीलिम्स के क्वेश्चन अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगे। सिर्फ मैपिंग का सेक्शन छोड़ दें तो बाकी मेंस और प्रीलिम्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं है और यूपीएससी क्वेश्चन भी उसी तरह के ले रहा है। तो हम अपनी क्लासेस में 70% टाइम समझने में लगाएंगे, कंसेप्ट्स को क्लियर करने में लगाएंगे और बचे हुए 30% समय में हम अपनी पीपीटी को देख लेंगे कि कोई टॉपिक रह तो नहीं गया या कोई पॉइंट रह तो नहीं गया हमसे। लेकिन मेन फोकस हमारी क्लास का होगा कि हम चीजों को समझें, हम ज्योग्राफी के कंसेप्ट्स को समझें, क्योंकि स्टूडेंट से जब इंटरेक्शन होता है तो उनकी जो मेजर प्रॉब्लम यही है और इसी की वजह से प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होता और मेंस में भी वो लिख नहीं पाते हैं। तो हमें इस पर ध्यान देना है और हम जितने भी यहाँ डायग्राम आएंगे ज्योग्राफी के, जो भी मैप आएंगे वो खुद ड्रॉ करेंगे। देखो पीपीटी पर भी मैं दिखा दूंगा, लेकिन समस्या ये है कि जब मैं ही नहीं बनाऊंगा, मैं ही आपको ड्रॉ करके नहीं दिखाऊंगा तो आप भी नहीं करेंगे। तो जब मैं यहां पर कोई भी डायग्राम ड्रॉ करता हूं तो आप भी उसको बनाएंगे, क्योंकि बिना डायग्राम बनाए हुए, बिना मैप को बनाए हुए आपको स्कोर नहीं आएगा मेंस के क्वेश्चन। तो हमें पीपीटी को रीड नहीं करना है। पहली बात, पीपीटी जस्ट इसलिए है कि कोई पॉइंट बच ना जाए, कोई रह ना जाए, लेकिन हमारा पूरा फोकस रहेगा समझने पे और यही चीज हमें अलग करेगी दूसरों। तो आज हम जो सेक्शन शुरू करने वाले हैं वो है क्लाइमेटोलॉजी, जलवायु विज्ञान। देखो यहां से प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आता है और मेंस में भी आता है। तो प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी कंसेप्ट बेस होता है। अगर आपको अच्छे से समझ है टॉपिक की तो आप प्रीलिम्स का क्वेश्चन कर लेंगे, वरना वो भी सही नहीं होगा। और मेंस में तो आपने देखा ही होगा कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स पे किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, एयर मासेस पे किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, ट्रोपोस्फियर पर आया, ऑरोरा पर आया, ध्रुवीय ज्योतियों पर। तो हमें इस पर बहुत ही फोकस करना होगा, क्लाइमेटोलॉजी। तो हम शुरू करेंगे क्लाइमेटोलॉजी से और हम हमेशा एक क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करेंगे मेंस का। देखेंगे कि जो हमने पढ़ा है क्या हम उससे मेंस का क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो देखो जैसे आज का जो हमारा टारगेट रहेगा, आज जो मैं टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा उसका टारगेट ये है हमारा कि हम यहां से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। देखो आज मैं आपको मौसम और जलवायु के बीच के अंतर को पढ़ाऊंगा। एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन इस पर हम डिस्कशन करेंगे और फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे कि मौसम एवं जलवायु के मध्य अंतर को उदाहरण सहित स्पष्ट करें। क्या हम इसको लिख पाएंगे? इसी तरह से जो भी हमारी आगे क्लास होगी उसका हमारा डेली एक टारगेट होगा कि हम उससे संबंधित कोई पीवाईक्यू को कर पा रहे हैं या नहीं। और प्रीलिम्स तो हो ही जाना है। अगर हमने ये पढ़ लिया तो प्रीलिम्स का कोई क्वेश्चन आपका रुकेगा नहीं, सब क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आज हम जो शुरू करने वाले टॉपिक है वो है हमारा क्लाइमेटोलॉजी का, मौसम और जलवायु के बीच के अंतर को, कि मौसम और जलवायु में क्या अंतर है। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम पीपीटी को ज्यादा रीड नहीं करेंगे, हम उनको समझने पे फोकस करेंगे। तो देखो आपने सुना होगा मौसम और जलवायु, दोनों को लगभग समान अर्थों में हम यूज करें। कि अगर हम किसी को बोले कि भाई मौसम बता, जलवायु बता, तो वो अंतर नहीं बता पाएगा, दोनों का लगभग सिमिलर यूज कर देगा, लेकिन दोनों में अंतर होता है। देखो हम आम बोलचाल भाषा में भी इसका यूज करते हैं। तो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो तो लगातार इसका यूज करते हैं। जैसे क्लाइमेट चेंज, हम कहते हैं जलवायु परिवर्तन। क्या हम कभी ये कहते हैं कि मौसम परिवर्तन? हम किसका अध्ययन करते हैं? जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। उसी तरह कई बार हम कहते हैं कि मौसम बड़ा अच्छा है, आज मौसम बड़ा खराब है, इस शब्द का यूज करते हैं। कभी ये नहीं कहते कि जलवायु बड़ी खराब हो गई है। अगर बाहर बरसात का मौसम है, सर्दी का मौसम है और बरसात होने वाली है, बादल गरज रहे हैं, तो हम क्या बोलते हैं? आज मौसम बहुत खराब है। बाहर अगर आंधी चल रही है तो हम कहते हैं मौसम बहुत खराब है। कभी ये नहीं कहते कि जलवायु बहुत खराब है। इट मींस इन दोनों में अंतर तो है, लेकिन हम यूज दोनों का सिमिलर कर देते हैं। अगर कोई हमसे अंतर पूछे तो बता ही नहीं पाएंगे। इसी का अंतर आज हम देखते हैं कि मौसम और जलवायु के बीच का अंतर क्या है। अगर इसकी परिभाषा को देखें तो परिभाषा कहते हैं कि किसी विशिष्ट स्थान पर किसी विशिष्ट समय की अल्पकालिक वायुमंडलीय दशाओं को मौसम कहते हैं।
सिंपल भाषा में बोले तो किसी स्थान की अल्पकालिक वायुमंडलीय दशाओं को। अगर मैं यहां लिख दूं इसको, मान लो कि कोई जगह है, कोई स्थान है कि अल्पकालिक अल्पकालिक वायुमंडलीय दशाएं, वायुमंडलीय दशाएं। अब ये तो परिभाषा लिख दी उसकी, किसी विशेष स्थान की किसी विशेष समय पे अल्पकालिक वायुमंडलीय दशाओं को मौसम कहते हैं, लेकिन इससे तो क्लियर नहीं होगा। तो हम क्या देखें, अगला क्वेश्चन ये उठेगा कि सर ये वायुमंडलीय दशाएं क्या है। अगर हम एटमॉस्फेरिक कंडीशंस की बात करें तो उसमें किसको शामिल करेंगे, कहना क्या चाह रहा हूं इस वायुमंडलीय दशाओं से मैं। तो वायुमंडलीय दशाओं का अर्थ होता है टेम्परेचर से, किसी स्थान का तापमान, किसी स्थान की आर्द्रता जिसे हम ह्यूमिडिटी कह देते हैं, ह्यूमिडिटी, किसी स्थान का तापमान, किसी स्थान की आर्द्रता, किसी स्थान की विजिबिलिटी जिसे हम कह देते हैं दृश्यता, वहां पर पवन, वर्षा, वायुदाब, ये सभी चीजें किसी स्थान की वायुमंडलीय दशाएं कहलाती। अर्थात किसी स्थान का अगर मैं बोलूं तो वहां का तापमान, वहां की आर्द्रता, वहां का दृश्यता, वहां का विंड, वहां की वर्षण, इन सब चीजों को मैं वायुमंडलीय दशाओं के अंदर शामिल करूंगा। और अल्पकालीन का मतलब क्या होगा, कम समय की, कम समय। अब कम समय क्या हो सकता है, मिनट भी हो सकता है, घंटे भी हो सकते हैं, और कुछ दिन भी हो सकते हैं। तो इसके अंदर क्या शामिल करेंगे, अब इस परिभाषा को हम दोबारा से जोड़ लेते हैं। तो मैं कहूं कि किसी स्थान की विशेष समय पर अल्पकालीन वायुमंडलीय दशाएं, अर्थात कम समय के लिए तापमान, आर्द्रता, दृश्यता, विंड की स्थितियों को ही हम कहते हैं मौसम। तो ये तो हो गई मौसम की परिभाषा। देखो अल्पकालीन है ना, बहुत कम समय के लिए। अगर मैं यहां जोड़ दूं दीर्घकालीन, अगर मैं कह दूं किसी स्थान की दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशाओं को हम कहते हैं जलवायु। अगर लंबे समय तक की अगर हम इन वायुमंडलीय दशाओं को देखेंगे किसी स्थान को, तब हम कहते हैं ये जलवायु। तो दोनों की स्केल में अंतर है, समय को लेकर अंतर है। ये बहुत कम समय के लिए है, वो बहुत लंबे समय के लिए। सामान्यतः 30 से 31 साल का देखा जाता है कि 30 से 31 साल तक की इन वायुमंडलीय दशाओं को जब हम लेते हैं तब हम उसे जलवायु कहते हैं। तो पहला तो समय को लेकर दोनों में अंतर है। दूसरा, एक और परिभाषा जलवायु की ली जाती है, किसी स्थान की औसत मौसमी दशाओं को भी हम जलवायु कहते हैं। तो अगर मैं दूसरा इसका डेफिनेशन लूं, दूसरी है जलवायु की। जलवायु को एक तो मैंने कहा ये दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशाएं, वायुमंडलीय, और दूसरा मैंने इसे कहा कि ये औसत मौसमी दशाओं को प्रदर्शित करता है, औसत मौसमी दशाओं को प्रदर्शित करता है। अब ये कैसे हुआ, देखो अगर हमें किसी स्थान की जलवायु को निकालना है तो हमें इन वायुमंडलीय दशाओं का दीर्घकालीन औसत लेना पड़ता है कि ये जो औसत मौसमी दशाएं हैं इनका हम 30 साल का एवरेज लेंगे। जैसे अंदाजा लगाओ कि मान लो मैंने कहा कि भारत की जो जलवायु है वो ट्रॉपिकल मॉनसून जलवायु है। कैसी है, ट्रॉपिकल मॉनसून, ये हमारा यहाँ का क्लाइमेट है। और मैंने कहा कि ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट है तो यहाँ का एवरेज टेम्परेचर ज्यादा होगा, लगभग 27 के पास है। तो हमने क्या निकाला, एवरेज टेम्परेचर 27 डिग्री निकाला। ये एवरेज टेम्परेचर है, ये जलवायु को प्रदर्शित करेगा कि जो हमारा दैनिक टेम्परेचर है वो अलग होगा। गर्मियों में 50 भी पहुंच जाता है, 40 भी पहुंच जाता है, सर्दियों में 5 तक भी पहुंच जाता है, कई जगहों पर 0 भी पहुंच जाता है। ये चीजें जो है ये क्लाइमेट को निर्धारित नहीं करेंगे। क्लाइमेट में इन सब का क्या लिया जाएगा, औसत लिया जाएगा। अगर मैं टेम्परेचर ये 27 डिग्री की बात करूं तो इसको कैसे निकालेंगे, हम यहाँ का प्रतिदिन का मैक्सिमम और मिनिमम निकालेंगे और फिर उससे हम डेली का एवरेज निकाल लेंगे, फिर महीने का एवरेज टेम्परेचर निकालेंगे, फिर पूरे साल का एवरेज टेम्परेचर निकालेंगे, और फिर हम 31 सालों का एवरेज टेम्परेचर निकालेंगे और वो रिप्रेजेंट करेगा इस 27 डिग्री। तो जलवायु दशाओं के अंदर हम या जलवायु के अंदर हम औसत मौसमी दशाओं को शामिल कर। तो पहला क्या बोला कि ये दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशाएं हैं,
दूसरा हमने बोला कि जो जलवायु होता है वो औसत मौसमी दशाओं को प्रदर्शित करता है, एवरेज वेदर कंडीशंस। तो ये दोनों का अंतर है मेन जो आपको ध्यान में। इसके बाद एक चीज और बताओ, अगर ये इसका औसत ही हो तो क्या इससे काम चल जाएगा? क्या हम बता सकते हैं औसत से? हमें इसके साथ साथ जलवायु में औसत के साथ साथ औसत से विचलन को भी बताना होता है। तो अगर मैं यहां कहूं औसत, औसत औसत के साथ साथ आपको औसत से विचलन भी बताना होगा जलवायु में। अगर जलवायु है तो जलवायु में औसत मौसमी दशाएं हैं, प्लस उससे हमें विचलन बताना होगा, प्लस हमें वहां पर एक्सट्रीम इवेंट्स बताने होंगे। अब इसका क्या अर्थ हुआ? देखो, मैंने बताया कि इंडिया का 27 डिग्री एवरेज टेम्परेचर है, तो ये भारत के बारे में, भारत की जलवायु के बारे में पूरी जानकारी नहीं देगा। क्यों? क्योंकि सर्दियों में टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, गर्मियों में टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। तो अगर मुझे भारत की जलवायु के बारे में बताना है तो मैं कहूंगा देखो, भारत का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 27 डिग्री, लेकिन गर्मियों में जो टेम्परेचर, समर्स में टेम्परेचर 50 डिग्री तक भी पहुंच जाता है। सर्दियों में टेम्परेचर 5 डिग्री तक या कई जगहों पर 0 तक भी पहुंच जाता है। अगर एवरेज की बात करें तो 5 के पास पहुंच जाएगा, यहां पर 35 से लेकर 40-45 तक पहुंच जाएगा। तो हमने उससे विचलन बताया कि एवरेज तो ये है, लेकिन एवरेज से विचलन भी होता है। और साथ साथ हम ये भी बताएंगे कि यहां पर एक्सट्रीम इवेंट्स भी हैं। अगर आप शीतकाल में आओगे तो आपको पश्चिमी विक्षोभ से यहां वर्षा भी दिख सकती है। यहां पर पश्चिमी विक्षोभ से हिमपात भी हो सकता है पर्वतीय क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों में ओलावृष्टि भी हो सकती है। अगर आप ग्रीष्म ऋतु में यहां पर आओगे, समर्स में या मानसूनी सीजन में आओगे, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स भी यहां पर आ सकते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात भी यहां आते हैं। तो यहां पर हमें ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में, टेम्परेट साइक्लोन के बारे में, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है उनके बारे में भी बताना होगा, तब जाकर हम पूरे का पूरा जलवायु के बारे में बताएंगे। तो देखो, अब जलवायु क्या हुआ? सबसे पहला, ये दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशाओं को प्रदर्शित करता है। दूसरा, औसत मौसमी दशाओं को प्रदर्शित करता है। तीसरा, औसत मौसमी दशाओं के साथ साथ हमें विचलन और एक्सट्रीम इवेंट्स को भी इसके अंदर बताना पड़ता है। ये है आपका जलवायु। और मौसम मैंने क्या बताया था? मौसम अल्पकालीन वायुमंडलीय दशाओं को प्रदर्शित, बहुत ही कम समय में चेंज होता रहता है। ये 35 साल के लिए, 31 साल के लिए इस तरह से लिया जाता है, उसको बहुत ही कम समय के लिए, हर घंटा, हर मिनट, दिन प्रतिदिन बदलने वाला जो पार्ट है वो किस में आता है? वेदर। जैसे हम कहते हैं आज सुबह तो मौसम बड़ा खराब था, शाम तक सही हो गया। या कई बार कहते हैं सुबह मौसम सही था, शाम तक खराब हो गया। या कहीं कहते हैं दिल्ली में मौसम ठीक था, जब पहाड़ों पे गए तो वहां मौसम खराब हो गया। तो देखो, ये जो हम कहते हैं तो बहुत तेजी से जो चेंज होता है, बहुत कम समय में जो चेंज होता है, उसे हम वेदर कहते हैं। तो एक अंतर यह भी हुआ, जो परिवर्तन है मौसम में बहुत तेजी से होता है, बहुत तेजी से मौसम बदल जाता है। लेकिन जलवायु, जलवायु लंबे समय में बदलती है। हमने देखा अभी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो क्लाइमेट चेंज लंबे समय का एक प्रोसेस है। 30 से 31 साल में अगर एवरेज टेम्परेचर में चेंज होगा तब हम कहेंगे कि क्लाइमेट चेंज हुआ। जैसे अब हम कह रहे हैं, अब हम कह रहे हैं कि एवरेज टेम्परेचर जो अर्थ का है वो 15 डिग्री से बढ़कर 16.1 डिग्री होगा, 1.1 डिग्री बढ़ गया। इसे हम कहेंगे कि हाँ, क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट जो चेंज होता है, जो उसमें परिवर्तन होता है, वो लंबे समय में होता है। अगर मैं यूं कहूं कि जो जलवायु है वो अपेक्षाकृत स्थायी होती है, जबकि मौसम जो होता है वो बहुत तेजी से बदलता है, इसलिए परिवर्तनशील होता है, ये भी कहा जा सकता है। तो अल्पकालीन वायुमंडलीय दशाएं, दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशाएं, प्लस दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशाओं के साथ विचलन प्लस एक्सट्रीम इवेंट। अब आओ दोबारा मौसम पर। तो परिवर्तन बहुत तेजी से होता है, इसमें अपेक्षाकृत धीमा होता है, ये अधिक स्थायी होता है। अब मौसम की फिर से बात करते हैं। मौसम का भी मैंने बताया कि जो स्केल होता है वो लोकल होता है, बहुत ज्यादा दूर तक नहीं। हमने कहा कि मैं मान लो कि कुल्लू गया तो वहां का मौसम बड़ा अच्छा था, दिल्ली में मौसम बड़ा खराब था। तो इसमें जो स्केल होता है वो छोटा होता है, छोटे क्षेत्र को प्रभावित करता है मौसम। जैसे हम दिल्ली में हैं, अभी हम नॉर्थ दिल्ली में हैं,
नॉर्थ दिल्ली में मौसम साफ है, लेकिन अगर हम साउथ दिल्ली में जाएं, वहां पर बरसात का मौसम हो, तो कहेंगे यार साउथ दिल्ली में मौसम खराब है, नॉर्थ दिल्ली में तो ठीक था। तो इसका जो स्केल होता है वो बहुत छोटा होता है, तो लोकल स्केल कहते हैं, स्थानीय स्तर पर प्रभावित करता है। और जबकि बात करें हम जलवायु की, तो जलवायु का जो स्केल होता है वो रीजनल होता है, क्षेत्रीय स्तर पर होता है या वैश्विक स्तर पर होता है। जैसे भारत की जलवायु को हम बोलते हैं ट्रॉपिकल मॉनसून, तो पूरे एक इतने बड़े एरिया की जलवायु को हम बोल रहे हैं। या साउथ ईस्ट एशिया की जलवायु को मॉनसून जलवायु कह देते हैं। तो एक बड़े क्षेत्र को रीजनल पर या ग्लोबल लेवल के स्केल पर जब हम लेते हैं, तब हम उसे कहते हैं जलवायु। तो ये भी एक अंतर है। इसके अलावा एक और अंतर होगा, किसका पूर्वानुमान करना आसान है और किसका पूर्वानुमान करना मुश्किल। तब आप बताओ, जो तेजी से चीज बदल रही है, 1 मिनट में बदल जा रहा है, या यूं को घंटों में बदल रहा है, या दिन प्रतिदिन बदल रहा है, उसका पूर्वानुमान लगाना कठिन होता है। तो मौसम का जो पूर्वानुमान लगाना है वो मुश्किल है, जबकि जलवायु का अगर आंकड़े हो तो उसका पूर्वानुमान लगाना आसान है। जैसे हम अभी लगा रहे हैं कि इसी दर से अगर हम ग्रीन हाउस गैस को बढ़ाते रहे तो इस सदी के अंत तक टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा। अगर हम ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को इस तरह से कम नहीं करेंगे तो 2030 तक इतना टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो वो हम पूर्वानुमान लगा रहे हैं, और वो लगाना आसान है क्योंकि आंकड़े अवेलेबल हो जाते हैं और उसके आधार पर प्रिडिक्शन हो जाता है। लेकिन जो मौसम है ये तुरंत चेंज होता है। आपने सो देखा होगा कि बादल फटने की घटनाएं हो जाती हैं, पता ही नहीं लगता, बिजली गिरने की घटनाएं, इनका पूर्वानुमान लगाना मुश्किल होता है क्योंकि वेदर बहुत लोकल स्केल पर काम करता है, बहुत तेजी से चेंज होता है, तो इसका पूर्वानुमान भी मुश्किल। ये भी एक अंतर है। तो पहला तो क्या था, पहला था अल्पकालीन और दीर्घकालीन समय को लेकर, फिर था परिवर्तन को लेकर कि बहुत तेजी से परिवर्तन होता है, फिर होता है स्केल को लेकर, फिर होता है पूर्वानुमान को लेकर। ये इनके अंतर है। इसके साथ साथ अगर मैं कहूं कि इसके अंदर अगर अध्ययन का क्षेत्र देखें कि कौन किसके अध्ययन का क्षेत्र, तो अगर हम मौसम को देखें तो ये मौसम विज्ञान के अंदर ज्यादा आता है कि मौसम कैसे तेजी से बदलेगा, मॉनसून कब आएगा कब नहीं आएगा, मॉनसून ब्रेक कब होगा, ट्रॉपिकल साइक्लोन आने की क्या संभावना है, कब तक वो तट तक पहुंचे, ये सब किसके पार्ट है, ये सब मौसम विज्ञान में इसका अध्ययन ज्यादातर किया जाता है। तो जलवायु का जो अध्ययन होगा वो किसके अंदर होगा, वो क्लाइमेटोलॉजी में होगा। जलवायु का अध्ययन क्लाइमेटोलॉजी में होता है और मौसम का अध्ययन मौसम विज्ञान के अंदर, ये भी आपको ध्यान में। एक चीज, एक अंतर और कह दिया जाता है कि मौसम एक गतिकीय अवधारणा है। गतिकीय मतलब बहुत तेजी से परिवर्तन होता रहता है, जबकि आपका जलवायु जो होती है वो एक अनुभवजन्य फेनोमेना है, परिघटना है। तो वो अपेक्षाकृत स्थिर है और वो स्थिर रहता है, उसको चेंज उसमें बहुत धीमे आता है, स्थायी रहता है। और दूसरा एक और जो अंतर किया जाता है कि ये जो मौसम है ये एक गणितीय अवधारणा है, मैथमेटिकल है, इसमें बहुत सारे कैलकुलेशन करने पड़ते हैं। अगर मौसम का पूर्वानुमान करना है तो सुपर कंप्यूटर का यूज किया जाता है, उनके आधार पर आंकड़ों का पूर्वानुमान किया, टेम्परेचर से संबंधित, विंड से संबंधित, प्रेशर से संबंधित, इन सब डेटा का यूज किया जाता है, सैटेलाइट्स का यूज किया जाता है, और फिर उस कैलकुलेशन के आधार पर इसका पूर्वानुमान लगाते हैं। लेकिन जो क्लाइमेट चेंज है ये इसकी अपेक्षाकृत अनुभवजन्य है, इसको आप अनुभव भी कर सकते हो। जैसे हमें दिखाई दे रहा है सी लेवल राइज हो रहा है तो दिखाई दे रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो भी हमें समझ में आ रहा है, ट्रॉपिकल साइक्लोन की इंटेंसिटी बढ़ रही है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, ये भी हमें समझ में आ रहा है। तो ये अनुभवजन्य है, इसको हम फील कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। तो मौसम एक गणितीय अवधारणा है, जबकि जलवायु एक अनुभवजन्य परिघटना। ये इनके मेन मेन क्या थे आपके। और इसी संदर्भ में एक बहुत बड़ी कहावत भी है कि जलवायु वो है जिसकी आप उपेक्षा करते हो, जलवायु वो है जिसकी आप अपेक्षा करते हो, और मौसम वो है जो आपको मिलता है। तो देखो किस तरह समझेंगे। जैसे कोई व्यक्ति भारत आया, तो था कि आइडिया भारत का एवरेज टेम्परेचर 27 है, तो इस हिसाब से अपने कपड़ों को पैक करके लाया कि ठीक है अपने टी शर्ट में चलते हैं, 27 डिग्री टेम्परेचर होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन जब वो यहां उतरा तो यहां पर दिल्ली में सर्दी का मौसम था, दिसंबर एंड या जनवरी शुरू। जब यहां उतरा तो यहां पर उसको टेम्परेचर 0 के आसपास 1, 2, 3 मिला, और उधर से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हुआ था और बरसात भी आई हुई थी।
तो वो लेकर तो क्या आया था, सोच के आया था जलवायु के बारे में कि मुझे वहां ऐसी जलवायु मिलेगी कि टी शर्ट पहनने वाले जैसे जलवायु मिलेगी, कि बहुत ठंडी नहीं होगी और बहुत ज्यादा गर्मी भी नहीं। लेकिन जब वो यहाँ उतरा तो उसको टेम्परेचर बहुत कम मिला, तो जो उसे मिला वो था वेदर। वो अपेक्षा करके आया था 27 की, वो था क्लाइमेट, और जो उसे मिला यहां पर वो था मौसम। तो इसको भी आप वहां पर को यूज कर सकते हो। तो ये इसके मेन मेन थे अंतर। अभी इसके देखेंगे कि आगे कि इसके इंपैक्ट क्या पड़ते हैं, तो उसको अभी बाद में देखते हैं। पहले हम इसका एक बार अंतर को देख ले। देखो यहां पर ये जो मैंने आपको कहावत बताई थी वो यही है। देखो, जलवायु वह है जिसकी आप अपेक्षा करते हो, लेकिन मौसम वह है जो आपको मिलता है। इस स्थान पर जब आप पहुंचोगे जो आपको जो मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, मौसम। ये बात आपको क्लियर है। अब इसको सीधा अंतर से ही हम देख सकते हैं। देखो यहां पर देखो, सबसे पहले परिभाषा दी कि ये अल्पकालीन वायुमंडलीय स्थितियों को प्रदर्शित करता है। यहां पर ये दीर्घकालीन औसत प्रवृत्तियों को प्रदर्शित करता है। तो ये शॉर्ट टर्म है, ये लॉन्ग टर्म है। इसमें समय देखो कुछ मिनटों से लेकर कुछ हफ्तों तक का इसके अंदर जो अवधि होती है वो ये होती है। ये जो होता है कई दशकों का होता है, और लगभग कितने 30 वर्ष की औसत दशाओं को हम। इसके बाद देखो ये क्या होता है, इसका क्षेत्र क्या होता है, स्थानीय, मतलब लोकल लेवल पर काम करता है। और ये देखो क्या काम करेगा, रीजनल से लेकर ग्लोबल स्केल तक। इसके बाद देखो इसके घटक क्या है, तापमान, आर्द्रता, वर्षा, पवन। इसके घटक क्या होंगे, देखो तापमान, वर्षा होगा, लेकिन इनकी औसत प्रवृत्तियां होंगी, इनका एवरेज लिया जाता है। और साथ ही साथ यहां पर हम लिख सकते हैं कि इसका औसत से विचलन को भी लेते हैं, और एक्सट्रीम इवेंट को भी इसके अंदर काउंट किया जाता है। उसको भी बताना पड़ता है, तब जाकर हम बता पाएंगे कि यहाँ की जलवायु ऐसी है। इसके बाद ये देखो परिवर्तनशीलता, ये तीव्रता से बदलता है, जलवायु धीमे धीमे बदलती है। यहां पर इसका पूर्वानुमान आसान है, इसका पूर्वानुमान थोड़ा सा मुश्किल है। फिर यहां पर देखो ये लिखा अध्ययन क्षेत्र, ये मौसम विज्ञान का है और ये जलवायु विज्ञान का। देखो यहां पर ये उल्टा लिख दिया, यहां पर अल्पकालीन पूर्वानुमान, यहां पर आना चाहिए इसका पूर्वानुमान मुश्किल है, ये उल्टा लिख दिया। ये इसको सही कर लेना, इसका पूर्वानुमान मुश्किल है, ये आसान यहां आना चाहिए था। ठीक है, तो ये यहां पर होगा। इसके बाद देखो यहां पर हमने लिखा कि इसका अध्ययन क्षेत्र मौसम विज्ञान है, इसका जलवायु विज्ञान है। यहाँ पर अवधारणा का प्रकार देखो, ये गणितीय अवधारणा है, वो प्रायोगिक अवधारणा है। अभी बताया था मैंने कि ये गणितीय अवधारणा है और ये अनुभवजन्य अवधारणा है। और ये इसका एग्जाम्पल दिया कि आज बारिश हो रही है, तापमान 25 डिग्री। इस क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु सामान्यतः गर्म और शुष्क होती है, ये वहां की जलवायु कंडीशन। तो इस तरह से आपको इसका अंतर करना है, इसको आपको सही कर लेना। यहाँ पर उन्होंने लिख दिया, ठीक है, तो ये यहाँ हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना, इन दोनों में अंतर ही है। अब हम देखते हैं कि इसका प्रभाव क्या पड़ता है। देखो मौसम हो या जलवायु हो, इसका हमारे जीवन के हर पहलू पर प्रभाव। अगर हम बात करें कृषि की, तो एग्रीकल्चर पूरी तरह से किस पर डिपेंड है, एनवायरमेंट पर, जलवायु और वेदर पर डिपेंड है। इसी क्षेत्र में कौन सी फसल उगाई जाएगी वो डिपेंड करता है कि वहां की जलवायु कैसी है, और उसकी बिजाई कब करनी है, कब उसको लगाया जाएगा, ये भी डिपेंड करता है कि उस क्षेत्र का क्लाइमेट कैसा है। जैसे जहां पर आर्द्र जलवायु होती है वहां पर चावल की कृषि होती है, जहां पर शुष्क जलवायु है जैसे राजस्थान है तो वहां पर बाजरा। तो जलवायु डिसाइड कर रही है किस क्षेत्र में किस तरह की फसल उगाई जाएगी। उसका समय भी जलवायु ही निर्धारित करती है कि किस समय में इसकी बिजाई होगी, किस समय में जाकर इसकी कटाई होगी। लेकिन मौसम का क्या प्रभाव पड़ता है, मौसम ये डिसाइड करता है कि ये फसल पक पाएगी या नहीं पक पाएगी। अगर मान लो आपकी फसल तैयार है और ऊपर से बरसात हो जाए या ओलावृष्टि हो जाए तो आपकी फसल तैयार ही नहीं हो पाए। तो जलवायु तो बताता है कि यहाँ कौन सी फसल होगी, इसको कब बिजाई की जाएगी, कब इसकी कटाई की जाएगी। लेकिन मौसम ये बताता है कि ये फसल पककर तैयार होगी या नहीं होगी, आप इसका यूज कर पाओगे या नहीं। ये कृषि गतिविधियां सारी की सारी जलवायु और मौसम पर ही निर्भर। इसके बाद हमारे खान पान पर इसका प्रभाव है। जहां पर लगभग 100 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होती है, मानसूनी जलवायु है, वहां पर चावल मुख्य रूप से खाद्यान्न है। अगर 100 सेंटीमीटर से इधर की तरफ आ जाओगे, वेस्टर्न यूपी, पंजाब, हरियाणा की तरफ, तो गेहूं मुख्य रूप से है।
अगर आप राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान की तरफ चले जाओगे तो वहां पर बाजरा मुख्य खाद्यान्न है। तो ये किस पर डिपेंड करता है? ये जलवायु पर ही डिपेंड करता है कि हमारा खान पान कैसा है। हम किस तरह के कपड़े पहनेंगे ये भी डिसाइड करेगा जलवायु पर, किस तरह की यहाँ जलवायु है, और मौसम पर कि आज का मौसम कैसा है वो डिसाइड करेगा। जैसे दक्षिणी भारत में लोग व्हाइट कपड़े ज्यादा पहनते हैं, सूती कपड़े पहनते हैं, क्योंकि वहां पर गर्मी ज्यादा है। तो हमारे जो रहन सहन, हमारा जो पहनावा है, हमारा खान पीन है, उसको भी ये प्रभावित करता है। हमारे सेटलमेंट को प्रभावित करता है, मतलब हमारे जो बस्तियां हैं उनको भी ये प्रभावित करता है। अगर आप मरुस्थलीय क्षेत्र में जाओगे तो वहां पर जो बस्तियां या तो बिखरी हुई मिलेंगी, क्योंकि वहां पर जल नहीं है, पानी की उपलब्धता नहीं है, या वो किसी न किसी तालाब के किनारे मिलेंगी, सब वृत्ताकार रूप से उसके चारों ओर बस्तियां या उसके पास बस्तियां मिलेंगी। तटीय क्षेत्रों में तट के साथ साथ, इसलिए जलवायु भी डिसाइड करती है। तो डेजर्ट क्षेत्र में आपको जो बस्तियां होंगी वो सामान्य रूप से किसके पास मिलेंगी? किसी जलीय निकाय के पास। तो जलवायु भी डिसाइड कर रही है, वहां पर भी किस तरह के मटेरियल यूज करेंगे वो भी डिपेंड करता है। गर्म क्षेत्रों में हम ज्यादातर यूज करते हैं कच्चे मकानों का, कच्चे मकान की मोटी मोटी दीवारें बनाई जाती हैं ताकि वो अंदर का जो आपकी कंडीशन है उनको ठंडा बनाए रखे, कुलेट करे अच्छे से। तो कच्चे घरों का निर्माण किया जाता है। अगर आप जिन क्षेत्रों में हिमपात ज्यादा होता है तो वहां पर ऐसे ढलुआ घरों को बनाया जाता है। तो आपके घरों को, आपके सेटलमेंट के पैटर्न को, उसको भी जलवायु प्रभावित करती है। तो ये भी आपका एक मुख्य पार्ट है। तो आपने क्या देखा? कृषि गतिविधियों को प्रभावित कर रहा है, आपके रहन सहन को, आपके खान पीन को, पहनावे को, आपकी बस्तियों को प्रभावित कर रहा है। आर्थिक गतिविधियों को भी प्रभावित करेगा। आर्थिक गतिविधियों के अंदर क्या आएगा? देखो, जैसे किस क्षेत्र में किस तरह की आर्थिक गतिविधियां होंगी, ये एनवायरमेंट डिसाइड करता है। राजस्थान के क्षेत्र में किस तरह की गतिविधियां, वहां कृषि नहीं हो सकती, ज्यादा सूखा इलाका। ध्रुवीय क्षेत्रों में कृषि नहीं हो सकती, तो वहां पर कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होंगी, वो भी आपका कुछ हद तक जलवायु डिसाइड करती है। बता सकते हैं कि इस तरह से हमारे जीवन के हर पहलू को, हर पक्ष को कुछ हद तक क्लाइमेट और वेदर की कंडीशन डिसाइड करती हैं या प्रभावित। हालांकि मानव का भी इस पर, टेक्नोलॉजी के दम पर मानव ने भी इसमें परिवर्तन करने का प्रयास किया और कर भी रहा है। ये आपको इस पूरे टॉपिक के अंदर बताना था कि वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है, और फिर लास्ट में हम उसके इम्पैक्ट को बता दें। ये सब इसके अंदर पीपीटी के अंदर लिखा हुआ है, देखो यहां पर मात्रा में ये होगा, यहां पर शामिल होगा। का प्रभाव भी आपको ध्यान में रखना। तो हमारा फोकस रहना है कि ये समझने पर हो। देखो अब बैठे बैठे हम अगर तो सोचें तो सारा का सारा टॉपिक हमें याद है। अगर मैं मौसम की बात करूं तो मौसम क्या? अल्पकालीन वायुमंडलीय दशाएं। जलवायु क्या है? दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशा। फिर अगर कहें कि इनका ये क्या है, ये अल्पकालीन है, वो दीर्घकालीन है, 30 से 31 सालों तक, वो औसत मौसमी दिशाओं को प्रदर्शित करता है। ये बहुत तेजी से परिवर्तनशील है, वो देर से परिवर्तन, वो स्थायी अपेक्षाकृत। इसका प्रभाव लोकल है, उसका प्रभाव रीजनल या ग्लोबल स्केल पर है। ये एक गणितीय अवधारणा है मौसम, वो एक अनुभवजन्य अवधारणा है। ये क्षेत्र मौसम विज्ञान का है, वो क्षेत्र क्लाइमेटोलॉजी का है। इस तरह से आप इसका अंतर कर सकते हो। और ये वाली प्रोवर्ब याद रखो, जलवायु वह है जिसकी आप अपेक्षा करते हो, लेकिन मौसम वह है जो आपको मिलता है। और फिर लास्ट में उसका इम्पैक्ट। अब बात करते हैं उस क्वेश्चन की। देखो अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की, यहां पर जो हमने देखा था, यहां पर क्या लिखा? देखो यहां पर मौसम एवं जलवायु के मध्य उदाहरण सहित समझाएं। तो आप क्या करोगे? इसके अंतर को खींचोगे, मौसम और जलवायु के सीधा लाइन लगाओ, यहां से स्टार्ट कर दो। क्योंकि अंतर वाले क्वेश्चन है तो आपके पास समय कम होता है, तो आप सीधा उसको स्टार्ट कर सकते हो। दोनों के बीच में अंतर बता दो, और साथ में उसके क्या कर दो, एग्जाम्पल जो मैंने आपको वो प्रोवर्ब बताया था उसका आप यूज कर सकते हो। फिर आप जब इसके इम्पैक्ट को बताओगे तब भी आप क्या कर सकते हो, कृषि पर और उन सब पे प्रभाव में अंतर करके बता सकते हो कि इसका इस तरह से प्रभाव है, इसका इस तरह से प्रभाव है। और ये वाला जो मैंने अभी आपको बताया था यहां पर, तो हम डिस्कस करेंगे। अभी मैं मेंस आंसर राइटिंग वाला हूं, उसमें पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगा। ये उस दिन मैं आपको ये रिकॉल भी कराऊंगा, अभी आप इसको लिख के देखना। के बाद अगर मैं यहां बात करूं, ठीक है,
इसको आप एग्जाम्पल से क्लियर कर सकते हो। ये वाला जलवायु वह है जिसकी आप अपेक्षा करते हो और मौसम वह है जो आपको, इसको एग्जाम्पल में दे दो। एग्रीकल्चर वाले पार्ट को उसको एग्जाम्पल में दे दो। सेटलमेंट वाले पार्ट को आप क्या कर सकते हो, एग्जाम्पल में दे सकते हो। तो उदाहरणों में इन सब का यूज करो, अंतर में उसको यूज। तो आपका क्या हो जाएगा, मौसम और जलवायु के बीच के अंतर का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कुछ भी नहीं रटना है, सब समझना है, समझोगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और इसका जो पीपीटी है वो रिवोल्यूशन आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह हम सभी टॉपिक्स को एक एक करके समझने पे ज्यादा जोर देंगे। आज का टॉपिक थोड़ा छोटा था, आज शुरुआत कर रहे हैं, कल हम इससे अगले टॉपिक पर आएंगे। ऐसे वन बाय वन हम टॉपिक्स पे डिटेल में डिस्कशन करते जाएंगे खोल के, और फिर देखते हैं कि हम मेंस के क्वेश्चन लिख पाते हैं कि नहीं। और इनके ये जो मेंस वाले क्वेश्चन है वो मैं आपको अलग से खुद लिख के दिखाऊंगा। मैं आऊंगा यहाँ पर, मैं उसको सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता था, कैसे इसकी फॉर्मेटिंग की जाती। तो अब कल वाली क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा एटमॉस्फेयर, वायुमंडल। तो वायुमंडल का कंपोजिशन क्या है, उसकी स्ट्रक्चर क्या है, उसको हम कल देखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।